जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा विषय चल रहा है जम्बू द्वीप का, है ना। जम्बू द्वीप या कह लीजिए मध्य लोक, जहाँ मनुष्य और तिर्यंच रहते हैं, वैसा जो ये सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है, सर्कल सर्कल सर्कल, है ना। ऐसा हम एक टारगेट भी करने के लिए जैसे वॉल पे लटका के और उस पर फिर हम टारगेट भी करते हैं, ऐसा ही सिमिलर सा होता है सीन, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये व्यवस्था पूरे लोक में मध्य लोक की व्यवस्था है। तो ये चूड़ी के आकार में बेंगल्स बेंगल्स जैसे दिख रहे हैं ना, ब्लैक ब्लैक जो भी है, राइट। तो ये क्या है, ये द्वीप है। एक काला है, एक सफेद है, एक ब्लैक जो है वो द्वीप कह लीजिए, और जो व्हाइट है वो समुद्र कह लीजिए। तो ऐसा ही द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र करते करते पूरा एंड तक, जब तक कि वो त्रस नाली को छू ना ले, ठीक है ना। चकोर एक राजू चौड़ी, एक राजू लंबी, ऐसे त्रस नाली के बीच में ये मध्य लोक है, और बिल्कुल कॉर्नर तक इसको छूता है, बिल्कुल इसके कॉर्नर से। ठीक है। तो हम फिर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य कहाँ रहते हैं? मनुष्य रहते हैं 3 मेन द्वीपों में, जम्बू द्वीप, घातकी खंड और पुष्करवर द्वीप। ठीक है। तो वो हमने देखा था, 3 द्वीपों में ही रह सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं। जो सेंटर का स्मॉल सर्कल है ये जम्बू द्वीप, फिर ये उसके बाहर सागर, फिर ये घातकी खंड, फिर ये सागर, और फिर ये पुष्करवर द्वीप। ठीक है। जो पूरा ग्रीन दिख रहा है ये पुष्करवर द्वीप। लेकिन क्या होता है, पुष्करवर द्वीप को हाफ में डिवाइड करता हुआ एक पर्वत रहता है बिल्कुल सर्कल में। ठीक है। उसको क्या कहते हैं, मानुषोत्तर पर्वत। तो उसको हाफ करता है, इसलिए हम लेते हैं पुष्करार्ध। पुष्कर का, पुष्करवर द्वीप का आधा, पुष्करार्ध द्वीप। ठीक है। तो क्या कहना चाहिए, एक जम्बू द्वीप, दूसरा घातकी खंड द्वीप, और आधा पुष्करवर द्वीप। तो हमेशा पढ़ने में आता है ना, ढाई द्वीप के। ठीक है ना। तो ढाई द्वीप मतलब जहां मनुष्य की पहुंच है, उसके बाहर मनुष्य नहीं जा सकता। तो आप जो ये वाली इतना सारे द्वीप, असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, उससे मनुष्य को कोई मतलब नहीं है। मनुष्य जा ही नहीं सकता, कितना भी चाह ले, कितनी भी उस पर विद्याएं हो। ठीक है। लेकिन देव जा सकते हैं। ठीक है। ऐसा मत समझिए कि वहां कोई जा ही नहीं सकता। ठीक है ना। तो देव जो है, क्षीर सागर का जो 5वां द्वीप है, उसका जो समुद्र है, वहां से जल ला के भगवान का अभिषेक करते हैं। फिर जो 8वां द्वीप है, नंदीश्वर द्वीप, वहां हरी तीनों साल में जो अष्टानिकाएं आती हैं, वहां जाकर उनके अकृत्रिम चैत्यालयों में देवलोक वंदना करते हैं। ठीक है। तो हम, हमारी पहुंच कहाँ तक है, ह्यूमन बीइंग की ढाई द्वीप, इस येलो लाइन तक। ठीक है। उसके आगे कितना भी कोशिश कर ले, नहीं जा सकते। तो ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। अब हम देख रहे थे कि जो जम्बू द्वीप है, उसको अब हमने मैग्नीफाइन किया, और ज्यादा इसके जो छोटा सा सर्कल दिख रहा है उसको हमने और बड़ा कर लिया। ठीक है। तो बड़ा किया तो वो ऐसा दिख रहा है। ठीक है। ऐसा कुछ बनावा टाइप का बनावट है उसके अंदर, ऐसा नहीं कि सिंपल एक गोला है, गोले के अंदर भी बहुत सब कुछ है। ठीक है। तो अब इसमें अगर आप ये देखेंगे, जो नीचे का हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि 7 क्षेत्र और 6 पर्वत हैं। तो ये जो लाइट ग्रीन कलर है, जहां पर भी लाइट ग्रीन देख रहे हैं, ये क्षेत्र है। ठीक है। और जो ये ऑरेंज कलर देख रहे हैं, राइट, और ये ब्राउन है, इस तरह से ये पर्वत है। 6 पर्वत और 7 क्षेत्र। ठीक है।
और जानकारी के लिए बता दें, ये जो शीट अभी हम देख रहे हैं, ये अपने ग्रुप में ही आती है, प्राची दी जो आती है, उनके हस्बैंड ने बनाया हुआ है। बहुत सुंदर चित्रण है इसमें। तो जो ये लाइट ग्रीन, ये सबसे नीचे छोटा-सा दिख रहा है, थोड़ा और ट्राई करते हैं बड़ा करने का, एक्सपेंड। तो ये जो नीचे जो दिख रहा है, ये हमारा भारत क्षेत्र है, इतना सा, ठीक है? ये भरत क्षेत्र हो गया, फिर ये उसके ऊपर ये जो ये ऑरेंज कलर का ये हिमवान पर्वत, राइट? फिर ये नेक्स्ट क्षेत्र आ गया, फिर ये नेक्स्ट पर्वत, फिर ये नेक्स्ट क्षेत्र, फिर ये नेक्स्ट पर्वत। इस तरह से हम देखते हैं मैप ऑफ जम्बू द्वीप अगर हम देखें, राइट? तो यहाँ पर और ज़्यादा चित्रण अच्छा है यहाँ पर, लेकिन इसमें जो प्रपोर्शनेट है वो ठीक नहीं रहा, ठीक है? तो इसके लिए हम इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो हमने देखा था कौन-कौन से क्षेत्र थे, भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, वर्ष कहिए, क्षेत्र कहिए, एक ही बात है। भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, रम्यक क्षेत्र, हैरण्यवत और ऐरावत। तो नीचे से शुरू करेंगे हम, यहाँ से भरत क्षेत्र से, है ना? भरी क्षेत्र, हैरण्यवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, इस तरह से। ठीक है? ऐसे करके 7 क्षेत्र हो गए और उनके साथ-साथ उनको डिवाइड करते हुए 6 पर्वत, हिमवान, महाहिमवान, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। ये 6 कुलाचल बोलते हैं या फिर इनको शिखर कह सकते हैं। तो पहला हिमवान पर्वत, है ना? नाम थोड़ा-सा एकदम से याद नहीं रहते हैं, तो देख रहे हैं अपन हिमवान, महाहिमवान, है ना? तो जो भी है हिमवान, उससे डबल क्षेत्र का नेक्स्ट क्षेत्र, फिर उसका डबल नेक्स्ट पर्वत, फिर उसका डबल नेक्स्ट क्षेत्र, फिर उसका डबल नेक्स्ट पर्वत, ऐसा, ठीक है? तो ऐसा समझिएगा। अब पूर्व पश्चिम लंबाईमान ये चारों पर्वत भरत आदि क्षेत्र को विभाजित करते हैं। इन पर्वतों पर क्रमशः पद्म, महापद्म, तिंगरीच, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक नामक 6 तालाब हैं, ठीक है? तो क्या है कि ये जो आप स्क्वायर देख रहे हैं, रेक्टेंगल, हर पर्वत के बिल्कुल सेंटर में एक-एक तालाब है, ठीक है? उनके नाम बता दिए यहाँ पर। हम्म, हम्म, उनके नाम यहाँ पर हमें बता दिए, पद्म, महापद्म, तिंगिच, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक। अब जो इन तालाब हैं, ये तालाब हैं, इनसे गंगा, सिंधु, हर एक तालाब से 2 नदियां, ठीक है? तो 6 तालाब से कितनी नदियां? 14 नदियां हुई ना? तो और देख लेते हैं कि कैसे बनेंगी 14। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। भरत क्षेत्र, फिर हिमवान पर्वत, फिर हेमवत क्षेत्र, फिर महाहिमवान, फिर हरि, फिर निषद, फिर विदेह क्षेत्र, फिर नील कुलाचल, फिर रम्यक क्षेत्र, फिर रुक्मी कुलाचल, फिर हैरण्यवत क्षेत्र, फिर शिखरी कुलाचल और ऐरावत। तो 7 क्षेत्र और 6 कुलाचल। हम्म, ठीक है, इसमें ये सरोवर समझ में आ गए, तालाब जो है ये, राइट? अब इसमें नदियां और देख लेते हैं, नदियां कैसे कैसे हैं। गंगा सिंधु पहले वाले क्षेत्र में, ठीक है? दूसरे में रोहित, रोहितास्या, यहाँ पर रोहित, रोहितास्या, फिर हरि, हरिकांता। तो ये पहला क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र, हाँ, ठीक है। कुलाचल 6 है, लेकिन ये नदियां कहाँ पर हैं? नदियां कहाँ पर जाकर मिल रही हैं? क्षेत्रों में। तो 7 क्षेत्र की 14 नदियां, ठीक है? इस वजह से 14 नदियां हैं। तो भरत क्षेत्र की गंगा, सिंधु, फिर जो नेक्स्ट क्षेत्र आया उसकी रोहित, रोहितास्या, फिर जो हरि क्षेत्र आया उसकी हरित, हरिकांता, फिर विदेह क्षेत्र की सीता, सीतोदा, फिर रम्यक क्षेत्र की नारी, नरकांता। ये सब नाम आपने पहले सुने होंगे, नहीं सुने तो अभी नया हो सकता है किसी के लिए, है ना? और यहाँ पर जो ये कौन सा क्षेत्र है ये? ऐरावत क्षेत्र से पहले वाला,
हिरण्यवत, ठीक है, हिरण्यवत क्षेत्र में स्वर्णकुला और रूप्यकुला, और फिर ऐरावत में रक्ता रक्तोदा। ठीक है, तो ये नाम याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं हुए तो जानकारी के लिए हो गया अपने पास, है ना। तो यहाँ पर 14 नदियां और हमने क्या देखा, 7 क्षेत्र हैं, राइट। 6 कुलाचल हैं, कुलाचल जो सेक्शंस में उनको बांट रहे हैं, और 14 नदियां, 7 क्षेत्रों की 14 नदियां, महानदियां। ये नदियां भरत आदि क्षेत्रों में दो दो करके बहती हैं। इन युगल रूप नदियों में से पूर्व पूर्व की नदी, पूर्व समुद्र और बाद की नदी, मतलब पूर्व मतलब जो पहले नाम दिया है, जैसे गंगा है तो गंगा पूर्व में, और बाद की नदी पश्चिम, पश्चिम मतलब सिंधु, ठीक है। ऐसे पहले वाली नदी का नाम जो पहले बताया गंगा सिंधु बोला, तो पहले वाली नदी पूर्व समुद्र में और दूसरी वाली नदी पश्चिम समुद्र में गिरती है। सारी नदियां गिरती तो समुद्र में ही है, राइट। तो कौन से समुद्र की बात करें यहाँ पर, लवण समुद्र में। नदी पर्वतों, सरोवरों और वन खंडों से सुशोभित जम्बू द्वीप 7 क्षेत्रों में विभाजित है। उसमें सबसे पहला क्षेत्र है भरत क्षेत्र। अब भरत क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। हम्म, ये थोड़ा सा फ्लैट में है, ऐसे सर्कल ना होकर फ्लैट में बताया है उन्होंने, ताकि जानकारी के लिए अपनी, ठीक है। तो इसमें जैसा भरत क्षेत्र है वैसा ही यहाँ पर एरावत क्षेत्र को लेना, ठीक है। जो ये लाइट ग्रीन है ये एरावत क्षेत्र, यहाँ पर ये लाइट ग्रीन एरिया भरत क्षेत्र, ठीक है। भारत क्षेत्र जम्बू द्वीप के दक्षिण भाग में अवस्थित है, सबसे नीचे दक्षिण भाग। इसके उत्तर में हिमवान पर्वत और शेष 3 दिशाओं में लवण सागर है, ठीक है। तो उत्तर में हिमवान, ठीक है, ऊपर में हिमवान है, और नीचे में 3 दिशाओं में ये पूरा लवण सागर है, ठीक है। लवण समुद्र तीनों तरफ से उसको घेरता है, और ऊपर में पूरे में हिमवान पर्वत। भारत क्षेत्र का विस्तार 526 और कुछ योजन होता है। तो यहाँ पर देखें तो 526 6/19 योजन। तो ये कैसे लगाया, ये कैसे लगाया ये बताते हैं। जो आप ये सर्कल देख रहे हैं ना, इसमें अगर आप यहाँ से यहाँ तक सीधी एक लाइन खींचेंगे तो ये 1 लाख योजन बैठेगा, ठीक है। तो ये 1 लाख योजन का 19वां भाग कर दें, तब भारत क्षेत्र का एरिया आ जाता है, ठीक है। भारत क्षेत्र का की ऊंचाई आ जाती है, बेसिकली उत्तर से दक्षिण की तरफ भारत क्षेत्र कितना है, ठीक है। इस क्षेत्र के ठीक मध्य में पूर्व पश्चिम लंबाईमान रजतमय विजार्थ पर्वत है। इसके ठीक मध्य में जो अभी पिक्चर दिखाया था, ये भारत क्षेत्र है, ये राइट, जो लाइट ग्रीन देख रहे हैं उसके बीच में, बिल्कुल बीचों बीच ये जो एक लाइन दिख रही है ऑरेंज कलर की, ये क्या है, विजार्थ पर्वत। ये भारत क्षेत्र का विजार्थ पर्वत कहलाएगा। ऐसे ही विजार्थ पर्वत एरावत क्षेत्र में भी है, और ऐसे ही विजयार्थ पर्वत विदेह क्षेत्र में भी है, ठीक है। तो जो इस पूरे सेक्शन को बांटे, हाफ में बांट दे, वो विजयार्थ पर्वत। विजयार्थ पर्वत और हिमवान पर्वत से निकलने वाली गंगा और सिंधु नदियों के निमित्त से भरत क्षेत्र के 6 खंड हो जाते हैं। तो क्या हुआ कि जो हिमवान पर्वत पर ये सरोवर होता है, राइट, जिस भी हर एक कुलाचल पे एक सरोवर बता दिया, उस सरोवर में से नदियां निकल रही हैं, ठीक है। तो जो नदियां बताई हैं 14, वो कहाँ से निकलती हैं, जो ये सरोवर बताए हैं उन पर से 6 सरोवर बताए हैं, वहां से नदियां निकलती हैं, ठीक है। तो यहाँ से कौन सी निकल रही है, यहाँ से एक तरफ से सिंधु नदी और एक तरफ से गंगा नदी, और ये नदी क्रॉस करते करते हुए आप देख रहे हैं विदेह क्षेत्र में को, विदेह क्षेत्र ने विजयार्थ पर्वत के नीचे से निकल के आ रही है, राइट। और इधर से गंगा नदी विजयार्थ पर्वत के नीचे से एक तरह से गुफा में से निकलती है। तो ये उसको नदी और विजयार्थ पर्वत की वजह से भारत क्षेत्र क्या हुआ, 6 खंड में
बट गया, 6 सेक्शन में बट गया। ठीक है, तो उसमें जो नीचे का ये जो सेंटर का एरिया है नीचे में, वो आर्यखंड और बाकी मलेच खंड। तो हम कहते हैं ना 5 मलेच खंड, 1 आर्यखंड, पूरा क्या मिला के हो गया 6 खंड, राइट। तो जो भरत चक्रवर्ती है या कोई भी चक्रवर्ती है वो 6 खंड के राजा होते हैं। अब क्या करें, षटखंड। षटखंड क्या है, हिमालय पर्वत के पद्म तालाब से निकलकर गंगा और सिंधु, ये दोनों नदियां पर्वत के मूल भाग में स्थित गंगाकूट और सिंधुकूट में क्रमशः गिरती हैं। क्या होता है, जब ये यहाँ से निकल रही हैं, निकलती हैं तो सीधा पहले कुंड में गिरती हैं। यहाँ पर एक कुंड बना है, ठीक है। इसको और ज्यादा जैसे क्लोजअप लेते हैं ना, वैसा बना के दिखा रहे हैं क्लोजअप से, कि जैसे ये सरोवर है, राइट, आपको अभी पिक्चर में दिखाया था, ये सरोवर है। अब इसका इस भाग को सिर्फ और ज्यादा मैग्नीफाइन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से ये नदी निकली और यहाँ कुंड में गिरी, ठीक है। कुंड से होते हुए ये गुफा के नीचे से निकलकर और फिर लवण समुद्र में जा रही है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, वहां से निकलकर पूर्व व पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई विचार पर्वत तक पहुंचती है, ठीक है। तो यहां से निकली और नीचे की तरफ आ रही है। नीचे तो क्या है, दक्षिण, राइट, ये दक्षिण की तरफ जा रही है। विजार्त पर्वत के मूल में तमिश्र और खंड प्रपात नामक 2 गुफाएं हैं। गंगा नदी तमिश्र गुफा से और सिंधु नदी खंड प्रपात गुफा से निकलकर भारत क्षेत्र के दक्षिण भाग में प्रवेश करती है। तो क्या है, जो ये गुफा है इसका नाम है, तो ये जो हमें हिस्सा दिख रहा है गंगा नदी की साइड का दिख रहा है, राइट। तो ये जो गुफा है इसका नाम क्या है, तमिश्र, ठीक है। और जो दूसरी है वो खंड प्रपात। आई डोंट नो, अगर वहां पर यहाँ पर नहीं है चित्र उसका दूसरी साइड का तो इट्स ओके, है ना, इससे समझ में आ रहा है। तो जहां पर ये विदय क्षेत्र विजार्थ पर्वत को क्रॉस कर रही है वहां गुफा है, गुफा में से निकलती है, तो उन गुफाओं के नाम है तमिश्र और खंड प्रपात। उत्तर दक्षिण बहती हुई ये दोनों नदियां दक्षिण भारत के अर्ध भाग तक जाकर पूर्व और पश्चिम समुद्र की ओर मुड़ जाती हैं। तो चलते चलते एकदम से ऐसे टर्न ले लिया इन्होंने, है ना, तो इसलिए बोल रहे हैं उस तरफ मुड़ जाती हैं और अपने अपने समुद्रों में समाहित हो जाती हैं। इस प्रकार इन 2 नदियों और विजार्थ पर्वत से विभक्त भारत क्षेत्र के 6 खंड हो जाते हैं। विजार्थ के दक्षिण के 3 खंडों में मध्य का खंड आर्यखंड और शेष 5 खंड मलेच खंड कहलाता है। आर्यखंड में ही धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होती है। जो मोक्ष जाने वाले प्राणी हैं वो सब आर्यखंड में ही हो सकते हैं, ठीक है। मलेच खंड में जो वहाँ का रहन सहन है, वो खान पीन है, वो सब कुछ अच्छा नहीं रहता। वहां पर कोई भगवान का नाम नहीं लेता, कोई धर्म की व्यवस्था वहां पे नहीं है। वो मलेच खंड को अनार्य भूमि भी कहते हैं ना कि हाँ नहीं? हाँ, कह सकते हैं आर्य और अनार्य के नाम से, है ना। जो आर्य नहीं है वो अनार्य, तो मलेच का ही दूसरा नाम अनार्य। तो तो फिर दीदी चक्रवर्ती मलेचखंड में ही ऐसे होते हैं ना? हाँ, एक कौन बोल रहा है? सॉरी, गो हेड। हाँ मैं पूछ रही थी मलेचखंड में ही ऐसे होता है कि शरीर मनुष्य का और जो फेस होते हैं वो एनिमल के होते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो कुभोग भूमि की व्यवस्था है। अच्छा। मलेचखंड की नहीं, मलेचखंड में जैसे भील जाति होती है, राइट, हाँ वैसे हाँ हाँ। टाइप के लोग रहेंगे जो मार काट में और मतलब जिनका खाना पान जो है किसी भी तरह से वो सिविलाइज्ड नहीं दिखाई देंगे, यू नो, ओके। ठीक है। जो आप कह रहे हो कि हाफ बॉडी ह्यूमन की और हाफ बॉडी, तो वो कुभोग भूमि में रहता है। वो द्वीप समुद्रों में ऐसी व्यवस्था बनती है, भोग भूमियों में, कुभोग भूमि में, ठीक है। हाँ रीटा जी, आपका क्वेश्चन हो गया था। हाँ, नहीं, मैं वो पूछ रही थी कि चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति होते हैं, तो मलेच खंड में तो अनार्य भूमि है, फिर भी वो वहां पे हाँ, अम, ये करते हैं। राज करते हैं, हाँ। हाँ। सारे
32,000 मुकुटबद्ध राजा जो हैं वो पूरे 6 खंड के हैं, राइट? तो उसमें मलेच्छ खंड के भी राजा इंक्लूडेड होते हैं और उनकी फिर वहां से जो भरत चक्रवर्ती है, जो भरत तो नहीं कहना चाहिए, चक्रवर्ती जो भी हैं उनकी कितनी 96,000 में से 32,000 रानियां जो होती हैं मलेच्छ खंड की होती हैं, 32,000 आर्य खंड की और 32,000 विजयार्थ पर्वत की रानियां होती हैं, ठीक है ना? तो जब वो पूरे दिग्विजय करते हैं, दिग्विजय में 6 खंड का राजा बनते हैं वो, ठीक है? सब राजा उनकी स्वाधीनता उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं। अच्छा, हम्म, वेरी क्लियर, थैंक यू सो मच। हाँ, नहीं बढ़िया। और उसी में जब ये वाला मलेच्छ खंड देख रहे हैं, ये वाला, इसके अंदर यहाँ पर वृषभगिरी रहता है पर्वत, जिस पर कि जाकर वो अपनी दिग्विजय की लिखता है कि भाई मैंने 6 खंड जीत लिए, ठीक है? वो अभी आगे बताएंगे। हाँ, रुक्मणी आंटी आपने हाथ रेज किया। हाँ चारू, जय जिनेन्द्र। जय एक जी। पूछी थी, जैसे कि विजयार्थ पर्वत है हम्म। तो वो भी उसके ऊपर जा सकते हैं मनुष्य? विजयार्थ पर्वत पर मनुष्य जा सकते हैं, हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। अगर ओके। आपको याद हो, हमने पद्म पुराण जी में देखा था एक प्रकरण में, राजा जनक को एक विद्याधर उठाकर ले गया था, हम्म। है ना? तो बिल्कुल जा सकते हैं, जाने में कोई बाधा नहीं है, बट अपने आप से जा सकते हैं वो पॉसिबल नहीं है। कोई अच्छा। विद्याधर आकर ही उन्हें ले जा ले तो जा सकते हैं। ओके ओके, हाँ ठीक है। और एक चीज, जैसे कि ये तुमने अभी बताया कि भरत की 32,000 रानियां मलेच्छ खंड की थी, जी तो मलेच्छ खंड में तो जैसा कि बताया कि कोई अच्छे सभ्य पॉलिश्ड हाँ लोग नहीं होते, तो ठीक उनकी जैसे वाइफ जिनसे शादियां की होंगी तो ठीक होंगे? हाँ हाँ हाँ, ऐसा नहीं है, देखिए राजा तो राजा है, राइट? वहां पर जीत के आया है तो वो ऑफर कर देते हैं कि भाई आप मेरी पुत्री से विवाह कर लें, ऑफरिंग बेसिकली। और फिर क्या होता है कि वो ऐसे सुंदरता वाली एक अपनी अपनी देखने का पर्सपेक्टिव है, लेकिन एक एज ए ह्यूमन बीइंग देखे तो वो भी ह्यूमन बीइंग है, राइट? तो क्या ओके। होता है, फिर वो रानियां जब आर्यखंड में आती हैं तो फिर वो सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। इट्स जस्ट अच्छा। कि काल क्षेत्र का प्रभाव ऐसा है कि वहां हम्म। पर धर्म नहीं चलता, लेकिन अगर वहां का मनुष्य आर्यखंड में आ जाए तो फिर अच्छा, वहां पर वो धर्म को प्राप्त कर सकता है। ठीक है ठीक है। और चारों, एक मिनट, मुझे अगर कुछ ऐसा याद ठीक पड़ रहा हो तो जो हनुमान जी गिरे थे वो भी विजयार्थ पर्वत पर ही गिरे थे ना? कि जब वो पर्वत टूट गया था और वो नीचे गिरे थे, उन्हें कुछ नहीं हुआ हाँ था। जी, विद्याधर थे, ठीक है? हाँ। तो ऐसा नहीं कि विजयार्थ पर्वत पर गिरे थे, लेकिन वो रहते ही विजयार्थ पर्वत पे थे। जो अच्छा। अंजना जी दिखाई हैं और जो हाँ। पवनंजय थे, सब विद्याधर थे, अच्छा अच्छा, ठीक है ना? ठीक है। इनका जन्म ही विजयार्थ पर्वत पे हुआ था। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। एक क्वेश्चन मेरा है यहाँ पे। जी आपने अभी कहा कि ह्यूमन इस विज्ञान पर्वत को नहीं क्रॉस कर पाते हैं। नंदा जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ, इनकी आवाज पता नहीं क्यों ठीक नहीं आती, तो हमें भी प्रश्न इनका सुनता नहीं क्या पूछा। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। हाँ, मैं फिर अभी अभी नहीं बेटर, पूछती, बाद में पूछती हूँ। नहीं नहीं अभी बेटर है, अभी आप पूछिए। हाँ, तो ये था मेरा क्वेश्चन कि आपने कहा कि ह्यूमन इस विजयार्थ पर्वत को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, हम्म। तो फिर ये जो चक्रवर्ती करते हैं तो उनके साथ फिर जो रानियां होती है तो वो लोग सब लोग क्रॉस कर पाते हैं? हाँ, विजयार्थ पर्वत पर क्या होता है कि चक्रवर्ती के पास विक्रिया शक्ति रहती है उसके पास। अगर आपको याद हो, हमने चक्रवर्ती के 14 रत्न पढ़े थे और उसमें एक घोड़ा भी था, राइट? और जब देख रहे थे तो उस घोड़े में, मतलब वो एक रत्न है उसका, उसमें ये क्षमता रहती है कि वो पूरी गुफा को छलांग में, 12 योजन के वो गुफा का द्वार वो छलांग मारकर पूरा क्रॉस कर लेता है। तो इस वजह से सिर्फ चक्रवर्ती ही उस तरफ जा सकता है, ठीक है? बिना अपनी आर्मी के? आर्मी के साथ भी जा सकता होगा, हो सकता है उस व्यवस्था बना देता है, क्योंकि चक्रवर्ती की हजारों हजारों यक्ष उसके साथ साथ चलते हैं उसकी सेना की रक्षा के लिए, ठीक है? तो स्पेशल आर्मी रहती है भरत चक्रवर्ती के पास, ठीक है ना? तो इस वजह से, उसी की वजह से चक्रवर्ती दिग्विजय कर पाता है, ठीक है ना?
लेकिन यहाँ से फिर अगर मर के भी वो एक लैंड से दूसरे लैंड पे जा पाते हैं इसमें, हाँ, या वो गुफा में अंदर जाने के बाद वो वहां पर व्यवस्था बना देते कि पूरी आर्मी वहां से क्रॉस हो सके। ठीक है ना। तो ये लेकिन कार्य कौन कर सकता है? चक्रवर्ती ही कर सकता है। और उनके साथ रिलेटेड या जी, उसके साथ जो देव रक्षक यक्ष आदि जाति के जो रक्षक होते हैं वो सब करते हैं हेल्प उसकी वहां पर। ठीक है। और जो उसके 14 रत्न होते हैं वो, ठीक है। तो सब कुछ दिव्य होता है, ये इजी नहीं है किसी के भी, क्योंकि पहली बात तो विजयार्थ पर्वत को क्रॉस कर पाना ही मुश्किल है, राइट। लेकिन ये सिर्फ एक चक्रवर्ती के पास ये सामर्थ्य होती है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उसके बाद ये हमने देख लिया 5 आर्यखंड में ही धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होती है। विजयार्थ पर्वत के उत्तर के 3 खंड के मध्य वाले मलेच्छ खंड के बीचों बीच वृषभगिरी नामक एक गोल पर्वत है। दिग्विजय के बाद चक्रवर्ती इसी पर्वत पर अपनी प्रशस्ति लिखता है। तो लेट्स सी इसमें, हाँ, ये जो 6 खंड बने 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें जो सेंटर का मलेच्छ खंड है, इसके बिल्कुल सेंटर में ये लाल डॉट जो दिखाई दे रही है, ये वृषभगिरी पर्वत। तो जब पूरी दिग्विजय हो जाती है तब वो यहाँ आकर और अपना नाम उस पर्वत पर लिखने का मन बनाता है। वो एक अलग बात है कि जब वो देखता है वहां पर कोई जगह ही नहीं बचती प्रशस्ति लिखने की, तब उसका मान एकदम से कि अरे ये क्या, मुझसे पहले इतने चक्रवर्ती हो चुके हैं। हाँ जी, सरोज जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, मैं ये पूछ रही थी, पता नहीं ये मलेच्छखंड में कौन सी कंट्रीज आ जाती है ऐसे? हाँ, अभी की व्यवस्था से मैच नहीं कर सकते, ऐसा बोलते कि पूरी पृथ्वी जो है आर्यखंड में है। अच्छा, ठीक है। अपने आचार्यों से भी ये क्वेश्चन किया गया था, तो उनका ये कहना है कि ये जो पूरी पृथ्वी है ये आर्यखंड में है, क्योंकि इतना धर्म का प्रचार और इतना धर्म बिना आर्यखंड के पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक, तो थैंक यू। थोड़ा सा जो ज्योग्राफी है वो आज की ज्योग्राफी और जो जैन भूगोल है, जैन ज्योग्राफी से उस मैच नहीं होता। ओके, थैंक यू। तो ये क्योंकि यहाँ पर चित्र क्लियर नहीं है तो हम इसको नहीं फॉलो कर रहे हैं। अब आ गया हिमवान पर्वत, जो हमने ये पर्वत देखा था, यहाँ पर नहीं है, पहले में है। हाँ, हिमवान पर्वत जो ये ऑरेंज कलर का है, राइट, ये पर्वत हिमवान पर्वत। क्या कह रहे हैं, भारत क्षेत्र के उत्तरी सीमा में हिमवान पर्वत है, जो उसके 3 तरफ, तो नीचे में हमने देखा था समुद्र है, राइट, तो ऊपर में जो है वो हिमवान पर्वत है। यह स्वर्णमय है, पूरा गोल्डन कलर का। इसका विस्तार भारत क्षेत्र से दूना है, तो 526 देखा था हमने, तो ये डबल कर लीजिए। हिमवान पर्वत पूरा पश्चिम समुद्र तक फैला है। मतलब क्या कि यहाँ पर ये समुद्र को टच कर रहा है और इधर से भी समुद्र को टच कर रहा है। ठीक है। इस पर्वत पर 11 कूट हैं, वो यहाँ पर हम इस चित्र में इजीली देख सकते हैं। जो ये पर्वत है ना, ये है हिमवान पर्वत। इसमें 11 कूट हैं, 11 श्रेणियां हैं। ठीक है। उन श्रेणियों में से जो राइट साइड की ये एक कूट पर तो जिनालय है, अकृत्रिम जिनालय, और बाकी जो कूट हैं, जो चोटियां हैं, उन पर भवन है। किनके? व्यंतर जाति के देवों के। क्या कह रहे हैं, इन कूटों 11 कूट हैं, इन कूट में पूर्व दिशा के कूट पर जिन मंदिर है, तो एक कूट पर जिन मंदिर है और शेष कूटों पर व्यंतर देव और देवियों के भवन है। इस पर्वत के बीचों बीच पदम नामक तालाब है। तो वो हमने देखा, ये बिल्कुल यहाँ सेंटर में एक तालाब है, राइट। इस तालाब में से एक तरफ से सिंधु नदी और एक तरफ से गंगा नदी निकल रही है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं वो गुफा जो हम बात कर रहे थे, तमिस्र और खंड प्रपात गुफा है ना, 2 गुफाएं जो कि अंडरग्राउंड बेसिकली विजयार्थ पर्वत के नीचे से नदियों को निकाल रही है। चारू, जो ये सिंधु नदी और गंगा नदी ये आजकल वाली है या कुछ और? नहीं, ये कुछ और है एक्चुअली। जी,
और क्या पढ़ रहे हैं हम? हाँ, इसके पूर्व और पश्चिम द्वार से क्रमशः गंगा और सिंधु नदी तथा उत्तर द्वार से रोहितास्या नदी निकलती है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, इधर से तो सिंधु नदी, गंगा नदी, और ये यहाँ से रोहितास्या। ठीक है, रोहितास्या नदी कहाँ से निकल जा रही है, कहाँ को जा रही है? हेमवत क्षेत्र से समुद्र की तरफ जा रही है। फिर आ गया हेमवत क्षेत्र। भारत क्षेत्र के बाद हेमवत, तो सेकंड क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो हेमवत क्षेत्र हो गया, जो हमने ये देखा था लाइट ग्रीन नीचे, राइट, ये तो हो गया भारत क्षेत्र। इसके बाद हमने बात करी अभी ये हिमवान पर्वत की। अब इसके बाद ये यहाँ पर हैरण्य क्षेत्र। ठीक है, इस हैरण्य क्षेत्र की बात यहाँ पर कर रहे हैं। हेमवत दादी क्षेत्र। हाँ जी एक चीज पूछूं, जी। ये जैसे तुमने अभी बताया कि समुद्र, तो ये सारे जितने भी क्षीर सागर और ये सारे जितने भी 7-8 कितने भी हैं, सब ये समुद्र एक ही चीज है, सब समुद्र में मिलते हैं जाके कुछ बड़ा समुद्र? नहीं, ऐसा नहीं है, सब अपने आप में। बिकॉज अगर आपको याद हो तो चूड़ी के आकार का है, राइट, तो हाँ हाँ सेक्शन है, राइट, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस। इनकी अपनी अपनी बाउंड्री है, ऐसा नहीं कि सब में ओवरफ्लो हो रहा है, ओके ये ओके पूरा एक सेक्शन में सिर्फ समुद्र है, तो उसके बाद जो द्वीप आ रहा है या लैंड आ ओके, रही है ठीक है, ना, हाँ हाँ, तो बाउंड्रीज हैं ये इनकी। ओके, ठीक है, थैंक यू। चलो, हाँ, तो हिमवान पर्वत के उत्तर तथा महाहिमवान पर्वत के दक्षिण में हेमवत क्षेत्र है। क्या कह रहे हैं? अगर हम ये इस पिक्चर में देखें तो हेमवत क्षेत्र कहाँ है? हिमवान पर्वत के ऊपर और महाहिमवान के नीचे, राइट। तो इन दोनों के बीच में हेमवत क्षेत्र है। इस क्षेत्र का विस्तार भारत क्षेत्र से चौगुना है। इसके बहुमध्य भाग में शब्दवान नामक नाभिगिरी है। जो अभी हमने भारत क्षेत्र में वृषभगिरी जैसे देखा था सेंटर में, ऐसे यहाँ पर इसके बीचों बीच नाभिगिरी पर्वत है। ये वाला नाभिगिरी पर्वत है, उसका नाम क्या है? शब्दमान। इस क्षेत्र के पूरब और पश्चिम में रोहितास्या नामक दो नदियां बहती हैं। ये दोनों नदियां नाभिगिरी के उत्तर व दक्षिण से उससे 2 कोस परे रहकर ही उसकी प्रदक्षिणा करती हुई अपनी अपनी दिशा में मुड़ जाती हैं और बहती हुई समुद्र में गिर जाती हैं। तो क्या हुआ कि जो रोहितास्या है वो तो निकली हिमवान पर्वत के सरोवर में से, और जो रोहिता नदी है वो निकली महाहिमवान पर्वत के सरोवर में से। ठीक है, तो पहले सरोवर में से 3 नदियां बेसिकली निकल रही हैं, गंगा, सिंधु और रोहितास्या। दूसरे में से यहाँ से 2 नदियां निकल रही हैं, हरिकांता और रोहिता नदी। ठीक है, तो ये यहाँ से निकलकर ऐसे सर्कल लिया, 2 कोस दूर ही रही उस पर्वत से और लेफ्ट में मुड़ गई। ठीक है, मुड़ के समुद्र में मिल गई। इसी तरह से ये वाली नदी भी इस सरोवर से निकलकर 2 कोस दूर से ही और यहाँ पर समुद्र में मिल गई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सिंपल हो गया ना। यहाँ पर कोई भरत क्षेत्र, मलेच्खंड, आर्यखंड जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो क्या व्यवस्था है यहाँ पर? वो बता रहे हैं कि हेमवत क्षेत्र में शाश्वत जघन्य भोग भूमि रहती है। यहाँ सदैव सुषमा दुष्मा काल जैसी व्यवस्था रहती है। तो सुषमा दुष्मा काल से क्या मतलब हुआ? जैसे तीसरा काल। वहां पर सब जो है वो एक पल्ले की आयु वाले जीव रहते हैं, और कल्प वृक्षों से जिनका काम चलता है वैसे। ठीक है, तो जो अभी भोग भूमि की जब चर्चा आएगी तो उसमें और अच्छे से देखेंगे कि क्या होता है उत्तम भोग भूमि में, क्या होता है मध्यम और फिर जघन्य में। ठीक है, तो बस इतना ही समझिएगा कि जो ये हरि क्षेत्र है, राइट, ये हरि क्षेत्र पूरा, इसमें जघन्य भोग भूमि है।
नहीं सॉरी, मैंने वो बता दिया। ये वाले पर इसमें जघन्य भोग भूमि है, इसमें मध्यम भोग भूमि है, और यहाँ पर जो विदेह क्षेत्र के अंदर जो भोग भूमि है वो उत्तम भोग भूमि है। इसमें पूरा क्षेत्र ये भोग भूमि का नहीं होता है। विदेह क्षेत्र में कर्म भूमि भी होती है और भोग भूमि भी, तो वो थोड़ी सी चर्चा हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो हेमवत क्षेत्र में हमने क्या देखा, जघन्य भोग भूमि रहती है। भोग भूमि और कर्म भूमि में क्या डिफरेंस है, क्यों अलग मानते हैं इसको, क्यों अलग से बताया? भोग भूमि में कल्प वृक्ष होते हैं हाँ, और कर्म भूमि में मनुष्य रहते हैं, है ना? नहीं मनुष्य तो यहाँ भी रहते हैं दोनों में हेमवत में। हाँ, अच्छा, कर्म भूमि में लोग वो कंट्रोल कर सकते हैं, तो उससे हाँ, मैं भोग भूमि हाँ, बस भोग ही भोग है वहां पर, मन जो में जो वहाँ पे आया धर्म का नहीं और है वो प्रभाव। इच्छा पूरी हो ध- जाती है। है ना, इसलिए धर्म नहीं कर भोग। सकते मतलब। हाँ, जैसे भोग ऐसा ना कि भाई मन में जो आया कि मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं तो बस तुम्हारे पास आ जाएंगे, तुम्हें कुछ अच्छा खाने का मन हुआ तो आ जाएगा। भोग बस भोग ही भोगना है, तुम्हें कंज्यूम करना है। ठीक है, इसलिए भोग भूमि है। तो ये समझिए कि जैसे कैसी व्यवस्था होगी वहां की, कि ये जैसे पूरा जम्बू द्वीप है, हर एक जगह पर क्षेत्र काल का प्रभाव कितना जबरदस्त है। इतना सा ये जो भरत क्षेत्र है, इसमें तो मेहनत करके खाना, किसी किसी टाइम पर भोग भूमि भी होगी, लेकिन इस भाग में भोग भूमि, शाश्वत भोग भूमि, फिर यहाँ पर भी शाश्वत भोग भूमि, यहाँ के भी कुछ भाग में शाश्वत भोग भूमि। तो इसको इसी वजह से द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव बोलते हैं ना, कि कर्म अपना प्रभाव सब कुछ देख कर देता है। राइट, भोग भूमि है तो वहां पर मेहनत करके खाने से रिलेटेड जो कर्म है वो उदय में नहीं आएंगे। ठीक है ना, जब तक भोग भूमि में हो तब तक सिर्फ भोग से रिलेटेड पुण्य ही उदय में आएंगे। जी वर्षा जी, आपने हाथ रेस किया। तो वहाँ हम क्या इसके बाहर कहीं भी जन्म ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर कर्मा, द कर्मा दैट वी क्रिएट? इसके बाहर से मतलब इसके बाहर, जहाँ से आपने वो जो बताया लास्ट वाला, सॉरी मेरे दिख नहीं रहा है ठीक से ये। ये जो आप कह रहे हैं भारत क्षेत्र, भरत क्षेत्र, हाँ। हाँ जी, आप कह रहे हैं कि इसके बाद हम कहीं और जन्म ले सकते हैं। मतलब हमारा जो एरिया है, जो भी आपने डिस्क्राइब किया, भरत क्षेत्र विद इन आर्यखंड, हाँ, उसके बाहर हम कहीं भी जन्म भी नहीं ले सकते हैं? हम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, हम भोग भूमि में जा सकते हैं। ज्यादा चांसेस भोग भूमि में जाने के रहते हैं, या फिर तिर्यंश अगर मनुष्य बनते हैं तो भोग भूमि में जाने के रहते हैं। राइट, तो भोग भूमियां तो बहुत सारी हैं। राइट, ये भी भोग भूमि है, ये भी भोग भूमि है, यहाँ भी भोग भूमि है, फिर आगे भी भोग भूमि है। राइट, तो डेफिनेटली जा सकते हैं। अच्छा, ठीक है ना, अगर हमने अच्छे योग्य पात्र को दान दिया हो। योग्य पात्र में यहाँ पर क्या आएगा, जो उत्कृष्ट वीतरागी साधु हैं, राइट, उनको अगर हम दान देते हैं किसी भी प्रकार का, तब हमारा वो भोग भूमि का के लेवल का पुण्य बंद होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास सम्यक दर्शन भी है तो आप उससे भी उत्कृष्ट पुण्य बांधते हैं और फिर देव गति में जाते हैं। पिछली क्लास में बताया था कि जो एक चक्रवर्ती का वैभव है, उससे कई गुना अधिक एक भोग भूमि का मनुष्य भोग को भोगता है, और जितना भोग भूमि का वैभव है, उससे कहीं ज्यादा एक सामान्य देव का वैभव रहता है। तो बेटर कौन हुआ, देव, है ना, भोग की अपेक्षा। अच्छा, ओके, थैंक यू। तो आप ये मत समझिए कि अरे भोग है तो ये बेटर है, ऐसा नहीं। भोग से भी अच्छा अगर भोग के पर्सपेक्टिव में देखें तो देव गति का भोग ज्यादा बेटर है। एंड ऑल्सो एक और क्वेश्चन है, जस्ट वेरी नाइव क्वेश्चन प्रोबेबली इतना पढ़ाने के बाद, कि अगर अभी के जो ज्योग्राफी जो हमने पढ़ी है, सोलर सिस्टम, मिल्की वे, उससे अगर हम रिलेट करें तो हम क्या इसको रिलेट कर सकते हैं किसी भी तरीके से? कर नहीं पा रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि जो मतलब जो इतना विशाल है, ये इतना बड़ा है ये जम्बू द्वीप अपने आप में, कि जो साइंटिस्ट की जो इन्वेंशन है वो उस तक पहुंच ही नहीं पाएगी। ठीक है,
और अच्छा। रही बात तो कंट्रोवर्शियल रहता है, जैसे कि अपने में बोलते हैं कि पृथ्वी फ्लैट है, राइट? हम्म। और यहाँ पर हमें जो बताया जाता है, सिखाया जाता है कि एक अर्थ गोल है, राइट? तो बहुत ही डिफरेंट है जो ये बात है। लेकिन अगर आप कहें कि आप एक बार फिर मिल्की से वे, बताएंगे? एक बार फिर से बताएंगे, मैं वाईफाई चला गया। अच्छा, नहीं जो ये क्या बोले? प्रश्न पूछ रहे हैं आज की प्रश्न पूछा है ना? ज्योग्राफी, हाँ हाँ, हाँ। आज की ज्योग्राफी में जो प्लैनेट्स वगैरह हैं, क्या ये सेम है? कैन बी आइडेंटिफाई देम हियर? वो सेम नहीं हो सकते, क्योंकि अपने में क्या अच्छा है कि सब कुछ फ्लैट है, पूरा मध्य लोक फ्लैट है, ठीक है ना? कुछ भी उसमें हाँ, ऐसा नहीं है कि ऊपर कुछ गोल गोल में चल रहा है। लेकिन यस, जो सुमेरु पर्वत के चारों तरफ ज्योतिष विमान रहते हैं, राइट? गोल गोल चक्कर काटते हैं, सूर्य और चंद्रमा के विमान हैं, तो उनको आप कह सकते हैं कि हाँ ये सेम है, ठीक है ना? उसमें भी अपने में कहते हैं 2 सूरज हैं, और यहाँ पर जो साइंटिस्ट कहते हैं वो एक ही सन है। एंड सन के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है। यहाँ पर क्या बोलते हैं अपने जैन भूगोल में कि सन चक्कर लगा रहा है, क्योंकि सन जो है ज्योतिष विमान है, और उसको सुमेरु पर्वत में जो अकृत्रिम जिन बिंब है उनके परिक्रमा लगानी होती है, ठीक है? तो इस तरह से बहुत कहीं से भी सिमिलैरिटी नहीं आ पाती, तो ये अपनी श्रद्धा का विषय है बस। मेक सेंस? ठीक है, थैंक यू। हाँ, ऑलराइट। भूमिका, आपने हाथ रेज किया? हाँ चारू, जय जिनेन्द्र। जय जय। चारू, क्वेश्चन ये कि भोग भूमि में जब सब लोगों की अपनी इच्छाएं अपने आप ही पूरी हो जाती है, तो वहाँ पे कषाय तो फिर पाप का बंध तो होता ही नहीं होगा, होता है क्या? हाँ, मतलब नहीं होता। तभी जो उन्होंने वहां पर इतनी मंद कषाय रखी होती है, उसकी वजह से नियम से देवगति में जाते हैं। अच्छा, भोग ठीक भूमि है। के बाद नियम से देवगति में जाते हैं। तो वहाँ पे कोई कर्मों का बंध ही नहीं होता बेसिकली नहीं, भोग भूमि कर्म में। तो बंधेगा। देखो, मन वचन काय की क्रिया से कर्म तो बंधेगा। एक छोटे से छोटे एक इंद्रिय जीव को भी कर्म बनता है, ठीक है? क्योंकि उसमें भी कोई ना कोई क्रिया तो हो रही है। तो सोचिए कि जो भोग भूमि का जीव है, उसके अंदर भी मन वचन काय की क्रिया तो हो रही है, इच्छा तो उसने भी करी है, ठीक है ना? तो इसलिए कर्म तो बंधेगा, लेकिन बहुत कम बंधेगा। कषाय रूपी उसकी जो कषाय हैं बहुत कम है, लेकिन कषाय तो है ना, राइट? और हाँ, कषाय है तो कर्मबंध भी होगा। और ठीक है। भूमि के जीव आवृत्ति भी होते हैं ना? हाँ, है ना? तो मिथ्यात्व का या जो अव्रत का कर्म है वो तो बंध ही रहा है निरंतर। बट वो तो असंयम समझ में आ गया, बट वो तो फिर उनको समझ, मतलब उन्होंने वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया। हम किसी चीज को जब तक एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक हमें पता नहीं होता, राइट, कि क्या है क्या नहीं है। तो जब उन्होंने संयम चीज का मतलब ही नहीं समझा, तो फिर उनको अव्रति और असंयमी का कैसे कर्म बंध हुआ? हाँ, नहीं सोचो, भूमिका देखो, एक यहाँ पर साधु है, राइट, जो व्रती हैं, संयम के साथ रह रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? किसका बंद कर रहे हैं? पुण्य का, ठीक है? और पाप की निर्जरा कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, कितने कर्मों का संवर कर रहे हैं, रोक दे रहे हैं उन्हें, ठीक है? जो हाँ, भोग भूमि का जीव है, वहां पर वो नियम व्रत नहीं ले पा रहा है, तो वो उन पुण्य कर्मों को नहीं बांध पा रहा है, करेक्ट? हाँ, वो पुण्य बंध जो कि मोक्ष मार्ग में आगे चल के जरूरी है, ठीक है? तो वो हाँ, कुछ बांध रहा है, लेकिन उस कैटेगरी का पुण्य नहीं बांध पा रहा है, ठीक है? तो इसलिए आप कल्याण की अपेक्षा देखें तो भोग भूमि का जीव उस तरह का पुण्य न बांधने के कारण अपना कल्याण तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, क्या वो अपनी दुर्गति करता है? नहीं, क्योंकि उसकी कषाय बहुत मंद है। उसको किसी से ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, कुछ मतलब नहीं, अपने में मस्त रहता है। जैसे कहते हैं ना, यहाँ पर भी एक मस्त मौला होते हैं जिन्हें दूसरे हाँ, से कोई मतलब नहीं रहता, तो वो कम कर्म का बंद करते हैं कंपेयर टू जो हर टाइम ये दूसरे की लाइफ में झांकता रहे कि वो क्या कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो वैसा क्यों कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं अपनी ही लाइफ में कषायों की वजह से, क्योंकि हम जब दूसरे की लाइफ में झांकने की इच्छा रखते हैं, राइट, ये अपनी कषाय होती है, हम उससे कंपेयर कर रहे हैं कि उसको नॉलेज है कि नहीं है, उसके अंदर ये चीज है कि नहीं है, समझ रहे हैं? जबकि हाँ, अपना उद्देश्य क्या है? अपने अंदर झांक के देखने का कि हम क्या कर पा रहे हैं, राइट, हम राइट, कहाँ पहुंचे, समझ रहे हैं?
तो भोग हाँ। भूमि का जीव को दूसरे से मतलब नहीं रहता, इसलिए उसकी कषाय बहुत मंद रहती है। तो बेसिकली पाप और पुण्य इक्वलाइज ही हो जाता है वहां पे, इतना ज्यादा पापन भी नहीं होता और पुण्यवन भी नहीं होता, तो जो पहले का पुण्य है उसी को ही बस लेके बस आगे there बढ़ते you हैं। go. Yes. पहले का पुण्य जो होता है उनका इतना ज्यादा होता है, लेकिन आयु क्योंकि उन्होंने मनुष्य की बांध ली थी, राइट, और बाद हाँ में पुण्य कमाया, तो इस वजह हाँ से जो बचा हुआ पुण्य है वो आगे चल के देव आयु में पूरा करते हैं। ठीक है चारू, थैंक यू सो मच। चलो। चारू, इसका मतलब ये भोग भूमि में धर्म वगैरह ज्यादा कुछ नहीं कर पाते? नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, तभी तो भोग का जैसे है ना। देव बन जाते हैं तो सम्यक दर्शन वगैरह तो हो जाता होगा, जैसे तुमने बताया भी मिथ्यात्व भी होता है। हाँ हाँ, मिथ्यात्व भी होता है तो सम्यक भी होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो वहां पे व्रत नियम नहीं ले सकते। ठीक है, ठीक है ना, धर्म उपदेश सुन सकते हैं, कोई भी मुनि महाराज, चारण रिद्धि मुनि महाराज वहां जा सकते हैं। ओके। तो उनके भी हृदय परिवर्तन होते होंगे क्या भोग? हाँ, हृदय भूमि? परिवर्तन बिल्कुल होते होंगे, है ना। और उसके बाद जितना उनसे बन पड़ता है, इवन देवों में, ठीक है, आप अगर कभी पढ़ेंगे, आदिनाथ भगवान का बड़ा सुंदर वर्णन है, ललितांग देव जब वो बने अपने पूर्व भाव में, तो उनको वहां पर भी ये बात को रियलाइज हुआ कि अरे ये मैं कहाँ आ गया, कैसे आया, क्यों आया, है ना, देवगति में। तो उन्हें पिछला भव याद आता है, तो उन्हें अपनी मुनि पर्याय दिखाई देती है कि मैंने तप किया था, मैं उस वजह से इतना पुण्य कमाकर यहाँ पहुंचा हूँ। तो अंदर में उनके एकदम सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, ठीक है, और वो पूरा देव गति में अपना सम्यक दर्शन को मेंटेन रखते हैं, और मरण समय भी वो दुख नहीं मानते इस बात का कि मेरी माला मुरझा रही है तो मैं दुखी हो जाऊं, वो बल्कि और ज्यादा धर्म ध्यान में अपने आप को लगा देते हैं। जबकि देवों के लिए सबसे कठिन कार्य यही होता है कि मरण समय जब उन्हें पता चल जाए कि अब उनका देव आयु छूटने वाली है, देव गति जो भोग भोग रहे हैं वो छूटने वाले हैं, तो बहुत दुख होता है उन्हें। जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं उन्हें बहुत दुख होता है, लेकिन जो सम्यक दृष्टि होते हैं उन्हें ये पता रहता है कि अब मेरा शरीर छूटेगा तो मैं फिर से वो सब कुछ कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो इसलिए वो उत्साहित होते हैं, बल्कि सम्यक दृष्टि देव जो हैं वो खुश होते हैं कि मेरे को अब नीचे जाना है और वहां पर मैं जाकर अपना कार्य जो अधूरा छोड़ा था उसे पूरा करूंगा, ठीक है ना। चारू जी ये तुम आज भेजोगे रिकॉर्डिंग? जरा मुझे शुरू में थोड़ा समझ कम आया था तो मैं आज दोबारा सुनना चाह रही हूँ। जी 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 बिल्कुल, हाँ रिकॉर्डिंग रहेगी। ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो ये हो गया ना, यहाँ पर सेम ही है वैसे तो, आगे के जल्दी जल्दी निकल जाएगा, फिर उसके बाद विधेय क्षेत्र का वर्णन हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। और किसी को कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड द क्लास? चलिए, जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत भूदोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 वर्ण मुकर में। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। दिव्या जी पूछ रहे हैं जैन कॉस्मोलॉजी हैज डिटेल्स, इसका मैं बता रही हूँ, मैंने I came across it yesterday. अच्छा, It has like in English all the details. So it has been published somewhere. So हाँ they were talking about कि 24 Tirthankaras, like we are in the 5th zone. हाँ After 6th zone again it will go into another section. I forgot the name. And then हाँ like they were trying to tell why yesterday was Mon Agyaras. Like why do they say that 150 Kalyanaks are there on this day? So they were going through the geography like this. So they talked about the Jain cosmology. So I haven't gone into detail, but if you're interested, maybe we should look around it. It has with the diagrams and calculations. श्योर श्योर श्योर। आप ये कह रहे हैं उनका कंपैरिजन है करंट एंड जैन भूगोल में? उसमें
they have described all the three, like 24 Tirthankaras, they will take rebirth, right? After the sixth section. No. So they were talking about that. No, फिर कुछ देखना पड़ेगा आपकी जानकारी कहाँ से है. It was about Jambudweep only, like this whole description, the geographical description, but it will have more details. So if you Google it, we can check. आप अगर हो सके तो link share कीजिए, and then we'll see. I don't have the link, वो गुजराती में था, so I was just listening to that video on the YouTube, but I'll try to see. I think he was mentioning some book share कीजिए, then we'll see कि हमारे कहाँ से match कर रही है, ठीक है? Right. I mean, it does matches. It had the same diagram. It was a common thing. अपना Jain group का ही है वो. Okay. Yeah. ठीक है. Okay. Thank you so much. Yeah. जय जिनेन्द्र.